नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक में इतिहास के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। इतिहास का पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का ये जो है तीसरी वीडियो है। मतलब पहले चैप्टर की 2 वीडियो इसके पहले बना दिए हैं, अब ये तीसरी वीडियो है। ये आप तीसरी वीडियो में यहाँ बात करते हैं हम दास उन्मूलन कैसे हुआ फ्रांस में, उसके बारे में बात होती है कि क्योंकि वहाँ पे दास प्रचलन भी एक जो है, वहाँ दास प्रथा का प्रचलन था। और वो जो है वहाँ पे अभी देखेंगे सत्तम में किस किस तरह का परिवर्तन हुआ, कैसे लोग वहाँ परेशान थे, कई तरह की चीज़ें आई। अब इसके बाद दास प्रथा का उन्मूलन कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। दास प्रथा के उन्मूलन में क्या होता है कि फ्रांसीसी जो उपनिवेश होते हैं वहाँ से दासों की खरीद फरोख्त होती रहती है और उसके माध्यम से वहाँ पे बगान मालिकों को उनका जो द्वारा काम कराया जाता है और उनके साथ जानवरों के जैसे बिहेव किया जाता है। उनको जब तक काम होता है, काम कराया जाता है, इसके बाद उनको क्या होता है कि बेच दिया जाता है। इस तरह काम होता है। और ये जैकोबियन जो शासन आता है फ्रांस में, जैकोबियन शासन में क्रांतिकारी एक सुधार आता है। वो सुधार ये आता है कि ये जो है दास प्रथा का उन्मूलन हो जाता है, मतलब अंत कर दिया जाता है। और इसके बाद बात करते हैं कि कैसे, कहाँ से उपनिवेश से किस तरह लाते। जो कैरेबियाई जो उपनिवेश थे उनमें मार्टिनिक, गार्डेलोप और सैन डोमिंगो जैसे जो उनके उपनिवेश बनाए गए थे, उन उपनिवेशों से ये क्या करते थे, जैसे तंबाकू, नील, चीनी और काफ़ी जैसे अन्य वस्तुओं की आपूर्ति वहाँ से करते थे जो कि यूरोप के मांग को पूरी कर सकते थे। और ये सब चीज़ें कहाँ पे उपनिवेशों से पूर्ति होती थी। एक चीज़ और होती थी कि यूरोपी जो लोग थे, यूरोपियों के अपरिचित व दूर न जाने की इच्छा का कारण क्या होता था कि वहाँ पे श्रम करने वालों की कमी पड़ जाती, बागानों में श्रम की कमी हो जाती थी। और इस श्रम को पूरा करने के लिए यूरोप के बागान मालिकों की जो ज़रूरतें थी उनको भी पूरा करने के लिए क्या होता है, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बीच क्या होता है, त्रिकोणीय दास व्यापार जो है शुरू हो जाता है। और इस त्रिकोणीय दास व्यापार में क्या होता है कि दासों की खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि फ्रांसीसी जो सौदागर होते हैं वो बोर्दे या नानते जैसे बंदरगाह जो होते हैं उन जगहों से क्या होते हैं, यहाँ से जाते हैं कहाँ पे, अफ्रीका जाते हैं। और फिर स्थानीय सौदागर जो होते थे उनसे दास खरीदते थे और उन दासों को क्या करते थे, ये लोग जो है फिर यूरोप में जाके दासों को बेचते थे। लेकिन जब यहाँ पे दास खरीदते थे वहाँ से ले जाने के लिए, तो उनके साथ जो किया जाता था उसको भी जान लीजिए। दासों को क्या किया जाता था, पहले उनको दागा जाता था। जैसे जानवरों कोई चीज़ से गर्म करके अगर वो कर दिया जाए, वह दाग, वो चाहे इंसान को भी अगर दाग दिया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, निशान बन जाते थे। निशान बनाते थे कि कोई भी दास कभी भी इधर उधर भाग ना सके या कभी गुम ना हो सके। दूसरी बात कि हमेशा चाहे जहाँ चला जाएगा पूरे यूरोप, फ्रांस में वो पहचान में आ जाएगा कि यही जो है दासी है, ये दासी लोग हैं जो इनको दागा गया। वहाँ पे उनको जहाज़ों में बैठाने से पहले उनको दागा जाता था और फिर हथकड़ियों बांध के, हथकड़ियाँ लगा के उनको जहाज़ों में 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए उनको जहाज़ों में लाद दिया जाता था, भर दिया जाता था भूसों की तरह, बहुत ज़बरदस्ती। और फिर क्या होता था, इतना जहाज़ों में ठूस दिया जाता था, वो बेचारे किसी तरह क्या करते थे कि वो लाए जाते थे। और इनके बाद उनके साथ जो किया जाता था यहाँ पे क्या कि दासों को श्रम के जो यहाँ पे कमी थी वो बगान मालिकों को, श्रम को बगान मालिकों को वहाँ से लाए, व्यापारी लाए, बगान मालिकों को बेच दिया। बगान जो भी, अब वो दास पूरे जैसे एक जानवर किसी मालिक का हो जाता उसी तरह दास हो जाते थे। अब जो मालिक चाहे, जैसा चाहे, अब उनको वैसा काम करना पड़ता था। और फिर वो जो बगान के मालिक होते थे उनके जो श्रम की ज़रूरतें थी इन दासों के द्वारा पूरी हुई। और फिर क्या होता है कि जो यूरोप में जो चीनी और काफ़ी और नील की आपूर्ति जो है इन्हीं दासों के द्वारा काम कराया जाता है, जिससे इन सब चीज़ों की यूरोप के बाज़ारों में पूर्ति हो सकती है। क्योंकि चीनी और नील और इस तरह जो है काफ़ी की जो है यूरोप के बाज़ारों में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मांग थी, उसकी पूर्ति के लिए ये दास के द्वारा श्रम जो किया गया उन्हीं के द्वारा ये पूर्ति हो पाती है। और क्या होता है कि 18वीं सदी में फ्रांस की ये इस दास की जो है प्रथा जो चल रही थी बहुत निंदा होती है। तो इसके वजह से जो नेशनल असेंबली रहती है वो सोचती है कि दासों को आम नागरिक की तरह कुछ अधिकार दिए जाए या इनको दासता से मुक्त किया जाए। लेकिन होता क्या है कि वो जो है व्यापारी जो रहते हैं, जो नेशनल असेंबली बनती है 1791 में बनती है, और जो व्यापारी होते हैं, दास व्यापारी जो खरीद फरोख्त से पैसा बढ़िया कमाते हैं, उन लोगों के डर से नेशनल असेंबली कुछ नहीं कर पाती, कोई नहीं कानून बना पाती।
होता क्या है कि 1794 में कन्वेंशन की जो सरकार आती है वो जो है क्या होता है कि सभी दासों को इस मुक्ति का कानून पारित कर देती है और वहां से दास मुक्त हो जाते हैं। और यही जो है क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक दास नहीं मुक्त हो पाते हैं। ये जो कन्वेंशन पारित करते हैं सिर्फ 10 वर्ष के ही लिए मुक्त हो पाते हैं। उसका कारण ये हो पाता है कि 10 वर्ष बाद 1804 में नेपोलियन जो है दास प्रथा को पुनः शुरू कर देते हैं, शुरू करवा देता है। और इसके बाद जब नेपोलियन पूरा दास प्रथा शुरू करवा देगा तो क्या होता है कि बागान मालिकों को क्या होता है कि एक छूट मिल जाती है, इस चीज का बढ़ावा मिल जाता है। वो लोग खुले रूप से क्या है गुलामों के गुलाम बनाने के जो है अपना प्रक्रिया जारी रखते हैं। और इसके बाद जो है जो दासों की जो संख्या होती है और बढ़ने लगती है। इसके बाद जो बागान मालिकों होते हैं वो मनमानी तरीके से उनसे काम लेते हैं। यहीं पर एक चीज और देखते हैं क्या होता है कि बागान मालिकों को अफ्रीकी जो है जो निग्रो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल जाती है जो बागान मालिक होते हैं। यहाँ जो निग्रो कहा गया है वो निग्रो जो है सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले लोगों के लिए एक निग्रो कहा गया है। और ये स्पेशल लोग ऐसे लोग होते हैं, इनको खुली छूट मिल जाती है इस यानी कि किनको, व्यापारियों को, कि ये निग्रो लोगों को जो है दास बनाया जाए और उनको जो है सबको दास बना लिया जाता है, उनको खरीदा जाता है वहां से जबरदस्ती। और इसके बाद क्या होता है, ये जो निग्रो शब्द है ये एक अपमानजनक शब्द माना जाता है और ये जो है प्रायः अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब ये जो है यहाँ पे देखेंगे कि दासों को यहाँ पे मुक्ति नहीं मिली, दासों को बढ़ावा मिल गया, नेपोलियन ने फिर शुरू कर देते हैं। और इसके बाद क्या, जो फ्रांसीसी उपनिवेश होते हैं वो अंतिम रूप से जो दासता से मुक्ति मिल पाती है उनको कब मिलती है, 1848 में यहाँ पे दासों का प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाता है। इस तरह दासों की जिंदगी की रही है। ऐसे जो है इनका जो है देखें कि क्या होता है कि एक जो है मानवता एकदम से खत्म हो जाती है, ऐसे इनसे बिहेव किया जाता है, जानवरों की तरह दाग दिया जाता है, फिर हथकड़ियाँ लगा दी जाती हैं, फिर उनको क्या है जहाज़ों में ठूंस दिया जाता है और 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा में जो है वो भर दिए जाते हैं और उनको लाए जाते हैं, फिर उनको बागान मालिकों को बेच दिए जाते हैं बागान मालिक। और इसके दौरान क्या होता है कि ये जो बोरदे और नानते जैसे बंदरगाह थे बहुत फले फूले थे, क्योंकि जो है यहाँ पे दासों की खरीद फरोख्त जो होती थी उससे बहुत ज़्यादा जो है बंदरगाह बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा मुनाफा मिला था, तो बंदरगाह भी बहुत प्रसिद्ध हो गया था। और इसके बाद क्या बात करेंगे कि इसमें जो है एक चीज़ और होती है कि जो उस समय यूरोप में जो कमियां थी, जो मांग थी, डिमांड थी, उनको दासों के ही द्वारा पूरा कराया जाता था। लेकिन जो दासों की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनसे मार मार के जानवरों की जैसे जबरदस्ती उनसे काम लिया जाता था और खाने और रहने की उनकी कोई विशेष सुविधा नहीं होती थी। इस वजह से यहाँ पे बहुत जो है मानवता को खत्म करने वाले जो है एक काम हुआ था। और इसके बाद बात करते हैं कि जो निग्रो लोग थे उन लोगों के साथ तो और बहुत ज़्यादा वो होता है। पहले तो ये होता था कि और जो है उतनी छूट नहीं मिली थी, लेकिन जब यहाँ नेपोलियन छूट दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति और डामाडोल हो जाती है और ज़्यादा जो है उनको जो है खरीदा फरोख्त होती रहती है। इसी के बाद देखेंगे कि ये जो है ज़िंदगी पर, इसी के आगे जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। क्या है कि क्रांति और रोजाना की जिंदगी, क्रांति और रोजाना की जिंदगी की बात करेंगे तो इसमें बात कही गई है क्या क्या लोग राजनीति लोगों को पहनावा, भाषा या पुस्तक बदल सकती है। ये बात आप अच्छी तरह देखे होंगे पूरे अभी फ्रांस में कैसे कैसे राजनीतिक परिवर्तन हुए। फिर देखें पहनावा भी बदल गया, भाषा के भी असर पड़ा और इसके साथ साथ जो बोलने का तरीका भी बदल गया। जैसे महोदय महोदय वाले बताए हैं, नागरिक उनको कहने लगे, नागरिका कहने लगे औरतों पुरुषों को। इसके बाद पुस्तक की भी बात करेंगे, पुस्तक में कि कैसे जो है पुस्तकों में ही उन परिवर्तन आ जाते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि सत्ता, राजनीतिक, बहुत सारी चीज़ें क्या पूरी तरह सब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कैसे समाज चलेगा, कैसे जो है सरकार चलेगी। पूरी चीज़ किस पे होती है कि राजनीति कैसे विचारधारा है, कैसे काम किया जा रहा है, उस पर बात करते हैं। यहाँ पे 1789 के बाद फ्रांस में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं और महिलाओं होते हैं और बच्चे होते हैं उन पे इस जो है फ्रांसीसी क्रांति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। और क्या होता है कि जो क्रांतिकारी सरकारें होती हैं वो स्वतंत्रता और समानता के आदर्श के जीवन को लोगों में जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। जो भी क्रांतियां हुई, बार बार क्रांति हुई, एक बार सत्ता बनी, फिर दूसरी बनी, मतलब पहले राजा बना लुई 16वां था, फिर उसके बाद नेशनल असेंबली बनी, नेशनल असेंबली बाद फिर देखेंगे कि उसको भी
पतन हुआ, पतन होने के बाद फिर नई सरकार बनी, नई सरकार के बाद फिर देखेंगे फिर इधर नेपोलियन आ जाते हैं। इस तरह कई जो है उसमें रूप देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेकिन सब जो वहाँ पे क्रांतिकारी जो विचार, सरकारों के जो विचार थे वो यही थे कि समानता और स्वतंत्रता के आदर्श को सामाजिक जो है लोगों में, समाज में लाने की कोशिश करते हैं। बास्तिल के जो किला होता है वो विध्वंस होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे 1789 में जो क्या होता है कि बास्तिल का किला जब विध्वंस हो जाता है, लुई सोलामा का जो है फिर से नया जो असेंबली बनती है, वहाँ पे किले को लूट लिया जाता है और लोगों में जो है उसके कबाड़ तक को भेज दिया जाता है, उसका नामो निशान मिटा देते हैं। ऐसे होते हैं, 7,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर वो उसके बाद जो है कई संधियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो 1789 में कानून बन पाता है उसके बाद, यानी कि बास्तिल के किला के नष्ट होने के बाद 1789 में जो कानून बनता है, क्या होता है कि सेंसरशिप की समाप्ति हो जाती है। सेंसरशिप क्या चीज होती है? सेंसरशिप जो है किताब, नाटक, अखबार और ये इस तरह की चीजें जो छपती थी समाज में, जो भी उस समय फ्रांस में छपती थी, उन पे सबका पूरा जो है किसकी देखरेख में छपते थे? सेंसरशिप लगा, राजा ने लगाए थे। और सेंसरशिप में जो अधिकारी होते थे वो राजा के अधिकारी होते थे। जब वो राजा के अधिकारी जो होते थे वो पुस्तक हो या अखबार हो या कोई पत्रिका हो, उस तरह की चीजें जब छपती थी तो उसके पहले उनसे जो है उनको दिखाना पड़ता था। वो देखते थे, जांचते थे कि अगर वो चीज़ सही है तो अपने अनुसार, मतलब कि सेंसरशिप लगाने का मतलब यही होता है कि जैसे राजा ने लगाया है तो कोई ऐसी चीज़ ना छपे जहाँ पे राजा का जो है बुराई हो सके या राजा के खिलाफ कोई बात कही गई हो, उसको वो ना छप सके, इसके लिए राजा ने लगाया था। तो ये जो हटती है सेंसरशिप, कहाँ पे हटती है? 1789 में सेंसरशिप जो है हटती है। और बात करेंगे इसके बाद जो अखबार, और जब सेंसरशिप हट जाती है उसके बाद जो समाज में परिवर्तन आता है वो बहुत बड़ा रूप आता है। क्या आता है कि एक क्रांति का वहां भी स्वरूप देखने को मिल जाता है कि अखबार और पुस्तकों और जो पर्चे होते थे वो छवि तस्वीरों को फ्रांस के शहरों में बाढ़ आ जाती। किन किन चीज़ों का? जैसे अखबार है, पुस्तक है और जो छपे हुए पर्चे हैं, इस तरह की चीज़ों के जो बाढ़ आ जाएगी, छपे हुए प्रिंट चित्र आ जाएंगे, जो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो है मात्रा में पूरे छपने लगते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि वो जब बहुत सारी मात्रा में छप जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो चीज़ जानने का अवसर मिलेगा। और यही चीज़ें क्या होती हैं, समाज में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। यहाँ पे इन चीज़ों के माध्यम से जो राजनयिक थे और जो राजनीतिक विचारधारा के लोग थे और जो दार्शनिक थे वहाँ पे, उनके विचारों को पुस्तकों में, अखबारों के, अन्य जो है पर्चे हैं, उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जाने लगते हैं, जिससे कि पता चलने लगता है कि जो है सरकार की मंशा क्या है, सरकार के काम क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। इस तरह तरह के दार्शनिक विचार होते हैं कि समाज के लोगों की क्या मांग है, इस तरह सब लोगों को पता चल जाता है। इसके बाद जो बात करते हैं कि असंख्य, इसके साथ साथ तो होता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि पढ़े लिखे लोगों के तब सब ज्यादा पहले देखेंगे कि क्या होता है कि और औरतों को वहाँ पे पहले ही निष्क्रिय नागरिक के रूप में घोषित किया गया था। तो औरतों का अधिकार जो है मताधिकार के लिए और सारी चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ती हैं। तो बहुत सारे जो है गरीब तबका, जो तृतीय स्टेट के लोग रहते हैं, वो भी क्या होते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। तो उनके लिए सबसे बड़ा रोल होता है कि जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग होते हैं वो मुट्ठी भर लोग होते हैं। तो सारे लोग पढ़े लिखे के माध्यम से नहीं जान पाते। उस समय एक चीज़ और आती है समाज में, क्या होता है कि बहुत सारे लोग, असंख्य लोग जो है नाटक, संगीत और उत्सव या जुलूस के माध्यम से वो क्या, उत्सव जुलूस के माध्यम से क्या करते हैं लोग जो है जब उसमें जाने लगते हैं तो लोग, बहुत सारे लोगों को उस तरह की विचारधारा और उस तरह गीत, उस तरह संगीत और उस तरह नाटक होने लगते हैं, जिससे कि समाज में लोगों को जानने अवसर मिल पाते हैं कि हाँ ये लोग ऐसे हो रहे हैं और इनका प्रभाव ऐसे हो रहा है और समाज में कैसे क्रांति लाई जा सकती है, क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे सेंसरशिप हटने के बाद भी समाज में एक बहुत बड़ा जो है रूप जो है होता आता है कि जो है लोग जागरूक होते हैं और उस चीज़ के लिए विरुद्ध जो है जब युद्ध होता है तो सब लोग पूरा उसमें साथ देते हैं। और इसके बाद देखेंगे कि यहाँ जो किताब, तो देखेंगे किताब और अखबारों का कितना बड़ा रोल होता है कि सब लोग जो है जागरूक हो जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे प्रेस को स्वतंत्रता मिल जाती है और इस प्रेस की स्वतंत्रता ही बहुत बड़ा रोल अदा करती है लोगों को क्या है जागरूक करने में। कि अगर प्रेस मीडिया सही है, मीडिया सही रूप से सही विचार अगर वो करने लगी कि जो भी शासन या सरकार है उसकी बात को सही रूप में लोगों तक पहुंचाए और लोगों की बात प्रिंट माध्यम से राजा तक पहुंचाए, तो क्या होगा कि सही बात सही मायने में सरकार चल सकेगी और गड़बड़ नहीं होगा। ये यहाँ पे मीडिया का बहुत बड़ा जो है देखेंगे कि बहुत बड़ा रोल आता है कि क्या होता है कि मीडिया ने
अगर यहाँ पे सही रोल ना किया होता शायद, तो इतने सारे लोग जागरूक ना होते और वहाँ पे जो दास्ता है, सारे लोगों औरतों के अधिकार हैं, मताधिकार है, इस तरह की जो बहुत सारी कमियां हैं फ्रांस की, ना दूर हो पाती। आगे आते हैं हम, अगली हेडिंग क्या है कि इस चीज के जो है सारांश है, ये सारांश में इस चैप्टर में देखेंगे क्या होता है कि अभी बात देखें कि हम बताए थे कि 10 साल बाद जो है दास्ता की गुलामी फिर से शुरू हो जाती है, जब 1794 में कन्वेंशन शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे 1804 में जो नेपोलियन आते हैं, वो खुद को क्या करते हैं, फ्रांस को घोषित कर, अपना जो है फ्रांस का सम्राट अपने आप को घोषित कर देता है। कौन? नेपोलियन। इसके बाद ये क्या होता है, जो पुराने राजवंश के पास राजवंश रहते हैं उन सबको संपत्ति खत्म कर देता है। खत्म करने के बाद नए नए जो है साम्राज्य बनाने लगता है, क्योंकि उनकी सारी संपत्ति हड़प लेता है, खुद शासक बन जाता है। और सारी चीजें जब वो ऐसा कर लेगा तो क्या होगा कि पुराने राजवंशों को हटा देता है और नए जो है साम्राज्य बनाते हैं। जब नए साम्राज्य बनाते हैं उसको क्या करता है, अपने जो खानदान के लोग रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं, उनमें सबको उनको दे देता है। इसके साथ साथ क्या करता है कि नेपोलियन यूरोप के आधुनिकरण को, यूरोप जो है नेपोलियन अपने आप को यूरोप का आधुनिक अग्रदूत मानता था। और उसके साथ साथ नेपोलियन ने यूरोप में नाप तौल की एक समान प्रणाली जो है शुरू करता है। और इसके साथ साथ क्या शुरू करवाते हैं, और इसके बाद संपत्ति और सुरक्षा का कानून भी बनाते हैं कि संपत्ति की कोई ले ना दे सके, इसके आधार पे एक कानून भी बनाया जाता है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि यहाँ पे शुरू में तो लोगों को लगता है कि नेपोलियन जो है कि वो बहुत बड़ा जो है मुक्तिदाता लगता है, कि लोग जो है उनको मुक्ति दिलाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो है ये लोगों को लगता है कि स्वतंत्रता मिलेगी नेपोलियन को, लेकिन ये सब सारी चीजें जो है गलत साबित होती हैं। होता क्या है वहाँ पे, जब नेपोलियन जो है उसकी जो सेनाएं रहती हैं वो लोगों पे हमला करने लगती हैं, तो लोग भयभीत हो जाते हैं और डर जाते हैं। वास्तविकता यही होती है, तब वो उसको क्या मानने लगते हैं कि हाँ ये हमारे स्वतंत्रता न दिलाने के बजाय और हमारे लिए कष्टकारी साबित हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि बात करते हैं कि 1815 में नेपोलियन की वाटरलू में 1815 में हार हो जाती है नेपोलियन की। इसके बाद जो है जो उसका असर होता है, जो बहुत सारे चीजें के जो है जो कानून और सब चीजें जो बनाते हैं, तो यूरोप में उसकी मृत्यु के काफी समय बाद जो मुक्ति और आधुनिक कानून जो फैलने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर जो होता है वो बहुत बाद में जो है फ्रांस में पड़ता है। इसके बाद में आते हैं स्वतंत्रता व जनवादी अधिकारों के विचार। इस दोनों चीजों को अच्छे समझ लीजिए। स्वतंत्रता व जनवादी जो है, जो अधिकारों के विचार थे, फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। मतलब कि कौन कौन से? स्वतंत्रता व जनवादी। स्वतंत्रता व जनवादी बहुत महत्वपूर्ण विरासत थे किसके? फ्रांसीसी क्रांति के। और जो 19वीं सदी में फ्रांस से निकल के कहाँ पे आए? पूरे यूरोप में फैल जाते हैं ये विचार। मतलब कि स्वतंत्रता और जनवादी जो विचार होते हैं पूरे यूरोप में फैल जाते हैं फ्रांस से निकलकर। और उसका परिणाम क्या होता है कि जो सामंतवादी व्यवस्था होती है उसका नाश हो जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो औपनिवेशिक संप्रभु राष्ट्र की जो स्थापना के आंदोलन जो है, कैसे यानी कि औपनिवेशिक शासक बन सके, कैसे जो है संप्रभु राष्ट्र और दासता से कैसे मुक्ति मिल सकती है, इस तरह के जो विचार हैं वो क्या कहते हैं, नई परिभाषा लोगों के सामने आ जाती है कि कैसे जो है राजा जो है, इसके बाद राजा से और कैसे संप्रभु राष्ट्र बना फ्रांस। इसके बाद देखेंगे कि दास भी थे, दासों को कैसे मुक्ति मिल सकती है। मतलब कि सब कुछ जो है, सारी क्रांतिकारी जो विचार होते हैं वो फ्रांस की घटनाओं को जो है पूरा असर पड़ जाता है। जो अन्य देश होते हैं यूरोप के, वहाँ पे भी और यहाँ तक कि विश्व में भी उसके कई बाहर भी असर देखने को मिल जाते हैं। इसी चीज का जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांस में उपजे जो क्रांतिकारी विचार थे, इसके दो ठोस उदाहरण जो के रूप में आते हैं टीपू सुल्तान और जो राजा राम मोहन राय। इन विचारों को क्या है बहुत अच्छे से मानते थे और समझते थे, और इन्हीं विचार के आधार पे वो चलना भी चाहते थे कि यही विचार सबसे नेक है और ऐसे ही विचारों पे चलना चाहिए। यही चीजें हैं कि राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान जैसे लोग जो है एक समानता और के भाव से और सही रूप से जो है शासन जो है कैसे चले, उस रूप में अपने अपने विचार प्रस्तुत किया और अपना अपना काम किए। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ। चैप्टर ये अब समाप्त होता है, फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ से उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी पूरी तरह से। एक चीज और बता देते हैं फिर से हम आपको, इस फ्रांसीसी क्रांति की बात शुरू करेंगे कैसे, कहाँ से?
स्टार्टिंग वहाँ पे लुई 16वें के राजा बनने से लेकर फिर इसके बाद क्या हुआ, असेंबली बनी, असेंबली बनने के बाद फिर जो है असेंबली के बाद भी जब वहाँ पे आंदोलन होता है, आंदोलन होने के बाद जो है गरीब वर्ग तबका रहते हैं उनकी सरकार बनती है, उनके बाद फिर मध्यम वर्ग बहुमत में आते हैं, उनके हाथ में पूरी शासन की बागडोर आ जाती है। इसके बाद फिर देखेंगे कि फिर से क्रांति होती है यहाँ पे, फिर जो है जो पहले तो एक जो है वो रहता है कि एक कार्यपालिका में एक सदस्य को मुखिया बनाया जाता है, फिर 5 के लोगों को मुखिया बनाया जाता है, फिर देख लेंगे कि उसी में आएंगे कि और जो है बाद में उसी का फायदा उठाकर नेपोलियन भी सैनिक तानाशाह बन जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो है इसमें उथल पुथल की बातें जानने को मिलती हैं कि कैसे जो है सरकार जो है, कैसे जो है शासन का रूप परिवर्तित हुआ, कैसे राजा की शक्ति समाप्त हुई। गिलोटिन का भी देखेंगे यहाँ कितना बड़ा योगदान है, बहुत सारे लोग मार दिए जाते हैं, युद्ध होता है, प्रसा जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्र देश भी इसमें शामिल होते हैं, बहुत सारा इसमें रोल होता है कि देखेंगे किस तरह कितने लोग जो है युद्ध में मार दिए जाते हैं। औरतों को बहुत बड़ा की आज़ादी होती है कि किस तरह की वो औरतों ने कितना शुरू से लेकर संघर्ष रहीं और अपना काम किया और मताधिकार के लिए कितना लड़ाई लड़ी। बाद में उन्हें बहुत बाद में उनको जाके मताधिकार की जो है स्वतंत्रता मिल पाती है, यानी कि आज़ादी मिल पाती है, अधिकार मिल पाता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें इसमें फ्रांसीसी क्रांति में अभी तक आप लोगों ने समझा है। जो हम चीज़ें अभी लास्ट में समराइज की हैं, ये तीनों वीडियो को समराइज की हैं। अब इसके लिए पूरे समझने के लिए आपको तीनों वीडियो देखना पड़ेगा। ये चैप्टर 3 वीडियो में है, ये चैप्टर की आखिरी वीडियो थी। अब यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको अभी तक की जितनी जो आपको ये फ्रांसीसी चैप्टर हम समझाए, फ्रांसीसी क्रांति का चैप्टर, उम्मीद करते हैं पूरी तरह से समझ गए होंगे। आशा करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और सभी लोगों ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने का कष्ट करिए। थैंक यू।